43 you had, I didn't hear any, but I had adjustment slightly down. You go with that 43 you had, I didn't hear any, but I had adjustment slightly down. You go with that. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, आज हम मनी के बारे में जानेंगे कि कैसे और क्यों ह्यूमन सोसाइटी को पैसे की जरूरत महसूस हुई और पहली बार पैसा मानव समाज में इंट्रोड्यूस हुआ। बिना पैसे के लोगों का जीवन किन माध्यमों पर चलता था और पहली करेंसी कब और कैसे आई। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में लोगों को पैसे की जरूरत कहाँ पड़ गई, क्यों पैसे को लाया गया, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आज दुनिया में पैसे का यूज हो कैसे रहा है। पूरी मानवता या मानव समाज की जरूरतों को पैसा कैसे पूरा करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी की कुछ जरूरतें हैं वस्तुओं और सेवाओं के रूप में। जैसे इतनी बड़ी ह्यूमन सोसाइटी है, हर देश में, हर शहर में स्कूल्स और फूड या हमारे जरूरतों की वो सारी चीज़ों को हर इंसान तक पहुंचाना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। उस वस्तु की या सेवा की दुनिया को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी दुनिया उसे कितना कंज्यूम कर पा रही है, उसके हिसाब से उस साल या फिर आने वाले सालों में दुनिया को उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उस लेवल पर उसका प्रोडक्शन यानी उस लेवल पर उसको पैदा किया जाता है। और दोस्तों, इसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है। मतलब इकोनॉमी चीज़ों को पैदा करना, उसे फैलाना या बांटना, उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया को, यानी दुनिया उसे कैसे कंज्यूम कर पा रही है। इन्हीं 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। अब दोस्तों, अगर इसमें से एक भी चीज़ को हटा देंगे तो इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो कंपनियों और किसानों के प्रोडक्शन से और वो सारी सेवाएं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, रेलवेज, इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज को हर जगह पहुंचाकर कंज्यूम किया जाता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब दोस्तों, इकोनॉमी को भी 3 तरह से चलाया जाता है। पहली, कमांड इकोनॉमी। इस इकोनॉमिक सिस्टम में कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के हाथ में या फिर उन राजाओं के हाथ में होता है जो इसे कमांड करते हैं। यानी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ये पूरी चेन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और दूसरा, फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी इसमें व्यवस्था का कंट्रोल मार्केट के हाथ में होता है, फिर भी कंट्रोल इसमें गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। यानी कंपनी का 75% शेयर बहुत सारे लोगों के हाथ में है, लेकिन 25% शेयर अब भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तभी तो बजट के दिन हम सब टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी भी सिंगल कंट्रोल 25% गवर्नमेंट के हाथ में है और उन कंपनीज का 75% भाग बहुत सारे लोगों और कंपनीज के हाथ में है। और बजट के दिन पता चलता है कि मार्केट में क्या बदलाव होने वाले हैं। और दोस्तों, तीसरा सिस्टम है ग्रीन इकोनॉमी, यानी WTO के सारे कॉन्फ्रेंसेस, क्लाइमेट चेंज, इंडिया और चाइना के सारे कार्बन रिडक्शन करने के टारगेट, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और वो सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक की तरफ दुनिया का मूवमेंट, वो सारे ग्रीन कंसर्न्स जो 21st सेंचुरी का मोटो बन गया है, उसे ही ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। अब दोस्तों, पैसे की पैदाइश कहाँ से हुई, क्यों हुई, ये जानने से पहले जानते हैं कि पैसे के बिना इकोनॉमी कैसे सरवाइव करती थी। यानी जब पैसा ही नहीं था तो ह्यूमन सोसाइटी का गुजारा कैसे होता था। दोस्तों, पहले 2 तरह की इकोनॉमी चलती थी, गिफ्ट इकोनॉमी, बार्टर इकोनॉमी। दोस्तों, गिफ्ट इकोनॉमी में अपने पापों से मुक्ति के लिए दान पुण्य के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता था। दोस्तों, ये उपहार अर्थव्यवस्था हजारों सालों से चली आ रही है और आज भी चल रही है। इस अर्थव्यवस्था में रिवॉर्ड की कोई गारंटी नहीं है। इस इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है थाईलैंड में बुद्धिस्ट मॉन्क्स को आम्स देना यानी दक्षिणा देना और हिंदू धर्म में अपने पापों से मुक्ति के लिए दान पुण्य करना। दोस्तों, एक कोट है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी आप पुण्य करते रहिए और भूल जाइए, जिस दिन जरूरत होगी वो सारी अच्छाई आपके लिए एक नाव बनकर आपको उस दरिया से डूबने से बचा देगी। ये मतलब है इस कोट का। इसीलिए दान पुण्य हिंदू धर्म और बुद्धिस्ट मॉन्क्स में इस गिफ्ट इकोनॉमी से चल रही है। और दोस्तों, दूसरी इकोनॉमी है बार्टर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी दोस्तों वस्तुओं को वस्तुओं के साथ ही एक्सचेंज करके चलती थी।
यानी आपको अगर कुछ खरीदना है तो आप गेहूं, चावल या फिर जो कुछ भी आपके पास है उसको देकर अपनी चीज ले सकते हैं जो आपको चाहिए। अब दोस्तों अगर बार्टर इकोनॉमी को गिफ्ट इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे तो बार्टर इकोनॉमी में तुरंत एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन गिफ्ट इकोनॉमी में कोई भी निश्चित समय नहीं है कि कब आपको आपके कर्मों का फल मिल पाएगा। बार्टर इकोनॉमी में आप अपनी चीज़ों को दूसरों को देते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए, लेकिन गिफ्ट इकोनॉमी में आप ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं। बार्टर इकोनॉमी में जो एक्टर्स हैं यानी जो काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन गिफ्ट इकोनॉमी में एक्टर्स सिर्फ डिपेंडेंट हैं। बार्टर इकोनॉमी में खाली क्वालिटेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी वस्तुओं की क्वालिटी कैसी इस बात पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, और गिफ्ट इकोनॉमी में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी जो आप दान पुण्य कर रहे हैं उसके पीछे आपकी भावना कितनी ज़्यादा गंभीर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, बार्टर इकोनॉमी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलती थी, यानी बार्टर इकोनॉमी दो वस्तुओं के आदान प्रदान से चलती थी, और गिफ्ट इकोनॉमी दो इंसानों के बीच में होती थी। अब दोस्तों क्योंकि 80% दुनिया की जनसंख्या गिफ्ट इकोनॉमी से नहीं चल सकती, इसीलिए जो कुछ भी बदलाव हुआ वो बार्टर इकोनॉमी में ही हुआ। दोस्तों बार्टर इकोनॉमी के बहुत सारे नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स भी हैं। दोस्तों बार्टर इकोनॉमी का सबसे बड़ा नेगेटिव यह है कि वैल्यू का कोई मापक मान ही नहीं था। मतलब उस जमाने में किस चीज़ के बदले कौन सी चीज़ कितनी दे दी जाए इसका मापक मान ही नहीं था, जिसकी वजह से उस जमाने में प्रोड्यूसर्स को छोटी वस्तु को चुकाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती थी। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की थी। मतलब अगर आप मुझसे मुर्गियाँ ले गए और कह रहे हैं कि गेहूं उगने ही वाला है और अगर फसल खराब हो गई तो आप मूल्य कैसे चुकाएंगे? मुर्गियां तो आपके पेट में गई। और दोस्तों तीसरी समस्या डबल कोइंसिडेंस की है। मतलब मान लीजिए एक आदमी शराब पीने गया है और उसके पास देने के लिए सिर्फ एक गाय है। अब अगर उस शराब बेचने वाले को गाय नहीं चाहिए तो वो शराबी आज बिना शराब पिए ही घर जाएगा। मतलब आप कोई भी चीज़ खरीदने निकले हैं लेकिन जिससे खरीदने वाले हैं उसे वो नहीं चाहिए जो आपके पास है, तो आप वो चीज़ कैसे खरीद पाएंगे? और दोस्तों चौथी समस्या थी कि वेल्थ को स्टोर करने की जगह ही नहीं थी। मतलब आप कहाँ तक पूरे देश की संपत्ति को एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं? आज अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा है तो वो पूरे देश में बढ़ जाती है या फिर पूरी दुनिया में बढ़ जाती है, लेकिन उस समय संपत्ति को स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन दोस्तों बार्टर इकोनॉमी के कुछ प्लसेस भी हैं। बार्टर इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन वाले देशों में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कारगर है, जैसे वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना, सूडान और साउथ सूडान। तो वेनेजुएला में इस साल 9,986% ज़्यादा महंगाई है, और वहाँ पे आप अगर आज मुर्गियाँ खरीदने निकलोगे तो आपको एक बोरा भर के नोट लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसी इकोनॉमी में दोस्तों कोई भी कहेगा कि हे भगवान सब कुछ बार्टर ही कर दे, क्योंकि दोस्तों तब गेहूं गेहूं ही रहेगा, चावल चावल ही रहेगा, मुर्गियां मुर्गियां ही रहेंगी। दोस्तों बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट विलियम स्टैनली जेम्स ने सबसे पहले पैसे के 4 कार्य बताए थे। दोस्तों उन्होंने कहा कि मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मतलब दोस्तों उन्होंने कहा कि पैसा एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। मतलब आपको कोई अगर पेपर वर्क करना है और आपके पास सिर्फ मुर्गियां ही हैं देने के लिए, और अगर उसे वो मुर्गियां नहीं चाहिए तो किसी भी कंडीशन में मनी एक ऐसा मीडियम बन सकता है जो किसी भी वस्तु को एक्सचेंज करने का रास्ता बन जाए। और दोस्तों उन्होंने कहा कि मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी वस्तु की कितनी ज़्यादा वैल्यू है ये पैसे में नापी जा सकती है। मतलब मूल्य की निश्चित माप हो सकती है पैसे से। और उन्होंने कहा था कि अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, यानी अब आप किसी प्राकृतिक संभावनाओं की वजह से उस वस्तु को उधार पे नहीं ले सकते। और उन्होंने कहा कि मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी अब आप पैसे या वेल्थ को स्टोर या सेव करके दोबारा काम में भी ले सकते हो। दोस्तों पुराने ज़माने में धन उन वस्तुओं से बनता था जिनका खुद का मूल्य होता था। वो सारी कमोडिटी मनी जैसे नमक, कॉपर, सीपियाँ, गोल्ड, कॉफ़ी बीन्स और चाय की पत्तियाँ,
इन सारी कमोडिटीज को ही धन के रूप में माना जाता था। जैसे सीपियाँ दोस्तों, अगर कोई समुदाय समुद्र तट पर रहता है तो दोस्तों सीपियाँ ही उसके लिए मुद्रा का काम करेंगी, क्योंकि दोस्तों सीपियों को ढूंढना आसान नहीं होता। हर सीपी की क्वालिटी हमेशा सेम नहीं होती, डिफरेंट टाइप की सीपियाँ भी होती हैं। और सोना ऑफकोर्स दोस्तों ट्रेड का माध्यम बनता था, कि इसको खोद कर निकालना और ढूंढना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अब दोस्तों लोग इन सारी कमोडिटीज़ को धन इसलिए मानते थे क्योंकि वो मूल्य इनके अंदर था। जैसे कोई भी सुनार सोने को खुरच कर, पीट कर, बजा कर बता सकता है कि सोने की क्वालिटी क्या है। चाय की पत्तियां अगर आप अपने हाथ में लेंगे और सूंघेंगे तो सीधे परसीव होता है कि वाह कितनी बढ़िया चाय की पत्ती है। कॉफ़ी बीन्स को अपने हाथ में लेंगे तो सीधे परसीव होता है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारी कॉफ़ी बीन्स या चाय की पत्तियां हैं या चाय के बागान हैं तो उनका खुद का आज भी मूल्य है, लेकिन अगर उनकी क्वालिटी में कमी है तो उनका मूल्य घट सकता है या फिर शून्य हो सकता है। दोस्तों ग्रेसम्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने एक रूल निकाला था कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, यानी अगर दो तरह की कमोडिटीज एक साथ सर्कुलेशन में हैं और उन दोनों का अंकित मूल्य भी समान है, यानी उन दोनों का मूल्य भी समान है, तो जो मोर वैल्यूएबल कमोडिटी होगी वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। ग्रेसम्स लॉ के नाम से ये दोस्तों बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ग्रेसम्स ने बताया था, जिसे आज ग्रेसम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्राचीन काल के 16 महाजनपद युग में दोस्तों पुराने समय में 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC यानी 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद युग में, मतलब जहाँ बड़े समुदायों का पैर पड़ता है, बड़े ट्राइब्स का पैर पड़ता है, मतलब जहाँ एक साथ ही पूरा बहुत बड़ा ट्राइब ही, पूरा बहुत बड़ा समुदाय ही पलायन कर जाए एक जगह पे, उसे ही महाजनपद कहते हैं। वहाँ पे मुद्रा की 3 स्तरीय व्यवस्था थी, सोने की, चांदी की और तांबे की। सोने के सिक्कों को राजा या मिलिट्री यूज करती थी या फिर राज्य कार्य में यूज होता था, और चांदी यानी सिल्वर कॉइन्स को कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स या फिर बिजनेस या ट्रेड में यूज किया जाता था। और कॉपर कॉइन्स यानी तांबे के सिक्के, उसे सारी जनता डे टू डे यूज करती थी, यानी सब्जी और बाजार के कामों में यूज करती थी। दोस्तों साउथ इंडिया में खुदाई होने के बाद ओरिजिनल रोमन कॉइन्स मिल रहे हैं, जो बताते हैं कि प्राचीन भारत में अरबों, यूनानियों, रोमनों और चीनियों के साथ बहुत बड़ा व्यापार होता था। दोस्तों रोम के सिक्कों के भंडार भारत में खुदाई में मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली प्राइसलेस हैं, यानी एक एक सिक्के लाखों में बिकेंगे। तो स्वीडन में 1661 में पहली बार पेपर मनी आई थी। हुआ ये था कि 1650 में वहाँ पे 2 तरह की कॉइन्स चलती थी, कॉपर मिंट डलर, सिल्वर मिंट डलर। दोस्तों ये स्वीडिश लैंग्वेज में है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सिल्वर कॉइन्स कॉपर कॉइन्स की तुलना में ज़्यादा वैल्यूएबल था, इसलिए लोगों ने सिल्वर कॉइन्स की होल्डिंग शुरू कर दी, यानी सिल्वर कॉइन्स को अपने पास रोकने लगे, और मार्केट में खाली कॉपर कॉइन्स ही चल रहा था। अब पूरे मार्केट में सिल्वर कॉइन्स गायब हो रहा था और कॉपर कॉइन्स की ज़रूरतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, और डब्बे भर भर के कॉपर कॉइन्स यूज हो रहे थे। इसीलिए स्वीडिश लोगों को अकल आ गई कि पहले पेपर करेंसी लानी ही पड़ेगी। एंड द फर्स्ट पेपर करेंसी इन वेस्टर्न वर्ल्ड इज इश्यूड बाय स्वीडन 1661। दोस्तों पहली बार पश्चिमी दुनिया में 1661 में कागजी मुद्रा यानी पेपर करेंसी आई, जिसे आयात निर्यात में या फिर इधर से उधर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब कुछ कागजों में ही बहुत सारे सिक्कों का मूल्य आ जाता था। कंपनीज में चीजें खरीदना और बेचना और भी ज्यादा आसान होता चला गया। दोस्तों इंडिया में 1707 ईस्वी के पश्चात मराठा मुद्रा प्रचलित हुई, जो पहले मुगलों के नाम से जारी हो रही थी, फिर कंपनी के नाम से जारी होने लगी, फिर अंग्रेज आ गए तो कंपनी की मुद्रा आ गई। 1857 के बाद कुछ राज्यों में राजा और रानी के नाम से जारी हो रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में चांदी के सिक्कों की कमी होने की वजह से पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई। अब दोस्तों सारे चांदी के सिक्के लड़ाई में ही लग रहे थे, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने चांदी के सिक्कों की कमी होने की वजह से पहली बार पेपर करेंसी या कागजी मुद्रा जारी की थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से चांदी के सिक्कों की कमी हो गई, इसलिए उन्होंने सिक्कों में अलॉय मिलाना शुरू कर दिया, यानी सिक्कों में चांदी की मात्रा को कम कर कर अयस्क मिलाना शुरू कर दिया और सस्ते चांदी के सिक्के बनाए जा रहे थे।
और एट लास्ट पहली बार 1950 में भारत की पहली भारतीय मुद्रा आई। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम पैसे के और भी डिफरेंट और यूनिक टॉपिक्स को प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, और अगर पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों को भेजना मत भूलिएगा जिसे इन वीडियोस की ज़रूरत है। दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।